गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या बात है, आज बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। प्रीतम, समय का ज्ञान नहीं रहता है। एक्टिव तो बहुत पहले से हो तुम। वैक्सीन लेगा क्या? किसको वैक्सीन लगवा रहे हो? सर बालकृष्ण को बोले तो इसमें चला गया ग्रुप में। अच्छा, बालकृष्ण को बोले थे। यस सर। अच्छा, तो वैक्सीनेशन सबका हो गया क्या? नहीं सर, अभी हो रहा है। वैक्सीनेशन किसका किसका नहीं हुआ है? एकदम एक भी डोज कोई नहीं लिया, ऐसा कोई है? यस सर। यस सर। कौन कौन नहीं लिया बालकृष्ण? हम और नहीं अरे लिए सर। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत गलत है कि तुम लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिया। 18 साल हो गया कि नहीं तुम लोगों का? नहीं सर। हो गया सर। हो गया सर। जिसका हो गया है वो बहुत जल्दी से जल्दी वैक्सीन लें। वैक्सीन लेने से आदमी ज्यादा सेफ है। ठीक है। अब रह गई बात क्लास की, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? रेक्टिफिकेशन सर, एसी टू डीसी कन्वर्जन। हाँ, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर क्या होता है? एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो रेक्टिफायर कहलाती है। अपने टेक्निकल उसमें टर्म्स में रेक्टिफायर मतलब होता है कि अलग करना या उसको रोकना। एसी क्या है? यूनिपोलर है कि बाइपोलर है? एसी एसी यूनिपोलर है कि बाइपोलर है? मतलब एक दिशा में चलती है कि दोनों दिशा में चलती है एसी? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता क्या? जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि हम क्या कल क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। कल भी तो हम बोले थे कि एसी दोनों दिशाओं में चलता है, पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक। अभी हम देखो स्क्रीन शेयर करके या बोर्ड दिखा के प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये आपको समझ में आ जाएगा। यही चीज कल भी हम बताए थे, दिखाते हैं। कल हम ये लोग ये सब बातें कर चुके थे ना। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। यस यस सर। अच्छा, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम आपसे अलग कुछ पूछ रहे हैं? एसी, देखो एसी का सिंबल हम कल दिखाए भी थे, फिर से दिखा दे रहे हैं कि जो एसी का सिंबल है वो क्या है। ये क्या है? एसी। ये क्या है? डीसी। 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 अब
एसी का मतलब है जिस करंट का मान व दिशा एक निश्चित समय अंतराल परिवर्तित होता रहता है वही एसी है, और जिस करंट का मान व दिशा नियत रहता है वो डीसी है। देखो ये टाइम एक्सिस है ना, टाइम, इधर क्या है, वोल्टेज है। देखो इस टाइम एक्सिस पे देखो हर क्षण ये मान परिवर्तित हो रहा है। एक बार चला तो पूरा पीक तक गया, फिर पीक से कम हुआ तो क्या हुआ, जीरो। मतलब जीरो से चला मैक्सिमम तक गया, फिर जीरो हुआ। अब यहाँ पे देखो ये निगेटिव जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं हम लोग कि ये निगेटिव जा रहा है। तो ये दोनों दिशा में चल रहा है, इधर पॉजिटिव मान लो इधर निगेटिव मान लो। एक्सिस तो देखो ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव यही होता है ना। हम इसी व्यू से नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं। ये एसी है, नेगेटिव में भी मान परिवर्तित हो रहा है। बट डीसी में क्या होता है, ये डीसी है, ये वोल्टेज है, ये जो मान है यही तो है इसका वैल्यू, और यही मान शुरू से लेके अंत तक स्थिर है। मतलब इसीलिए बोलते हैं कि डीसी का मान परिवर्तित होता है, सॉरी एसी का मान परिवर्तित होता है और डीसी का मान कांस्टेंट, हर जगह कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, तो जो रेक्टिफायर है, हम लोग आज क्या बात करेंगे, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा क्या, फुल वेव। फुल वेव। फुल वेव रेक्टिफायर, तीसरा क्या, तीसरा क्या बताए थे, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है ये हाफ वेव है, दूसरा फुल वेव है, तीसरा है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो आज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। अब यही चीज, ये चीज ध्यान देना है, हाफ वेव का मतलब देखो ये दोनों वेव है, आधा ये है आधा ये है, तब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक में पूरा साइकिल चलता है। तो जैसा कि नाम से ये स्पष्ट होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब आधे तरंग को रेक्टिफाई करता है, आधे तरंग को ही रेक्टिफाई करता है, जिसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम लोग एक सर्किट बनाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, और हाफ वेव रेक्टिफायर में किस किस चीज की आवश्यकता होती है। नंबर एक होता है, नंबर एक क्या होता है, ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, दूसरा क्या आवश्यकता होती है, रेक्टिफायर डायोड। ठीक है, ये दो चीज की आवश्यकता होती है, एक्चुअली होती है। एक और चीज की आवश्यकता होती है जिसको हम बोल सकते हैं फिल्टर कैपेसिटर, और एक होता है लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इतने चीज की आवश्यकता होती है। फिलहाल हम इस चीज को अभी इग्नोर कर देते हैं, फिल्टर कैपेसिटर को और लोड रेजिस्टेंस को अभी हम लोग इग्नोर करेंगे।
अभी हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर डायोड जिसकी संख्या 1 होगी, हमको एक ही चाहिए, ठीक है। तो हम एक सर्किट बनाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का पहचान क्या है? अब सिंबल, इसको बोलते हैं सिंबल। इससे आप कैसे पहचानेंगे कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? बोलो। सर ज्यादा लपेटों की संख्या ज्यादा होगी सर इसमें। किधर लपेटों की संख्या ज्यादा होगी? लपेट तो दोनों तरफ है। प्राइमरी से ज्यादा सर, प्राइमरी से मतलब कम सर, सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा। हाँ, सेकेंडरी में और प्राइमरी में दोनों में देखेंगे तो जो लपेटों की संख्या होती है वो प्राइमरी में ज्यादा और सेकेंडरी में कम होती है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें एक डायोड लगाते हैं, ठीक है। अब हम यहां से आउटपुट लेते हैं। ये है आउटपुट, ठीक है। यहां ट्रांसफार्मर में इनपुट 230 वोल्ट, आउटपुट मान लो 12 वोल्ट। तो देखो ये एसी है, यहां भी एसी ही होगा, लेकिन एक्चुअली अभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ना, वो ट्रांसफार्मर फेज को शिफ्ट कर देता है 180 डिग्री। तो हमने यदि इधर इनपुट ऐसे दिखाया तो इसको इधर से आउटपुट ऐसे होगा। इस ट्रांसफार्मर फेज शिफ्ट कर देता है 180 डिग्री, ठीक है। इसके बारे में अभी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम लोग जब आगे एम्पलीफायर पढ़ेंगे तब बता देंगे। तो अब यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड। तो अब ये इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब ये एसी के आधे भाग के लिए ही रेक्टिफिकेशन करेगा। अच्छा, डायोड तो तब ना काम करता है जब वो फॉरवर्ड बायस में हो, ठीक है। डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा तभी अपने अंदर से करंट का प्रवाह होने देगा, रिवर्स बायस में होगा तो करंट का प्रवाह नहीं होने देगा। तो एक ही डायोड है। आपको पता है कि ये जो साइकिल है एसी की, ये मान लो कि यहां ये है, यहां ये है, आधा नीचे है आधा ऊपर है। अब देखो ये एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? कैथोड निगेटिव। अर्थात जब एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज आएगा तब ये डायोड में से करंट का प्रवाह होगा। इसका हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये एक ग्राफ है, एसी है। अब डायोड पे, अब देखो यहां एक बार आया पॉजिटिव तो यहां होगा नेगेटिव, इसे होगा ना। पॉजिटिव का मतलब इससे ज्यादा वोल्टेज इस पे, मतलब कैथोड पे कम वोल्टेज। और चूंकि एसी है, एसी में तो साइकिल चेंज होता रहता है, यहाँ तो आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल मिलेंगे नहीं। मतलब होता है कि नेगेटिव का मतलब इससे कम वोल्टेज। तो अब देखो एक बार क्या हुआ कि इस एनोड पे ये वोल्टेज आया, ठीक है, ये पॉजिटिव।
तो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से करंट का प्रवाह होने देगा, मतलब इधर आउटपुट होगा। तो यहां के लिए, मतलब इस साइकिल के लिए, ये देखो ये इनपुट है, ये आउटपुट होगा, ठीक है। अब जब साइकिल चेंज हुई, यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव वोल्टेज आया, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये किस बायस में हुआ, ये डायोड किस बायस में हुआ, रिवर्स बायस में। इधर निगेटिव, देखो यहां से इसको देखो, जब यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव आया, तब तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, तभी करंट का प्रवाह होगा। यस सर। यस सर। तो जब यहां पॉजिटिव था, यहां पॉजिटिव था, पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव था यहां नेगेटिव था, तो डायोड का रेजिस्टेंस लो हुआ और करंट का प्रवाह हुआ, तब यहां ये आउटपुट मिला, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये पोलैरिटी चेंज हुई, क्योंकि एसी तो चेंज होता है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तब क्या हुआ, अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा कि रिवर्स बायस में होगा, इस कंडीशन में आ गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हो गया। अच्छा, रिवर्स बायस यहां देखो, ये होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको हम निगेटिव से जोड़ दें, पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दें और निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें, तो क्या होगा, ये दीवार मोटी होती चली जाएगी, मतलब रिवर्स बायस में हो गया, तो करंट का प्रवाह होगा, नहीं सर। नहीं सर। नहीं होगा। मतलब उस समय जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा, मतलब इतनी देर के लिए ये कोई वोल्टेज नहीं होगा। फिर जब साइकिल चेंज होगी तो फिर वही घटना होगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो आउटपुट है वो केवल और केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगा, ठीक है। तो इसका जो ये देख रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो, जो ये हाफ साइकिल थी ना, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इसका कोई आउटपुट नहीं हुआ, किसी भी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल जब आता है तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है। अब रिवर्स बायस में होता है तो हमको आउटपुट नहीं मिलता, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई डाउट होगा तुरंत बोलना। अब ये क्या डीसी है? हम बोल रहे हैं कि ये एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, तो क्या ये डीसी है? नहीं है, नहीं सर। ये डीसी नहीं है। क्योंकि डीसी होती तो लाइन क्या होती, एकदम सीधी होती, ये सीधी सीधी। नहीं है। स्ट्रेट होती है सर। हाँ? स्ट्रेट होती यदि सर लाइन। हाँ, यदि डीसी होता तो स्ट्रेट होता, लेकिन ये डीसी नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्स वेटिंग डीसी, ठीक है।
मतलब अभी भी इसमें एसी की मात्रा मिली हुई है, भले ही एक ही साइकिल हो, लेकिन इसमें एसी की मात्रा मिली हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ओह शिट, कोई बोल ही नहीं रहा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, वो तभी आप मिनिमाइज करके बंद किया तो हम लोग को लगा सर आप जानबूझ के नहीं किए। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं लेकिन सबको, हाँ हम ये कह रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं तो पता चल रहा होगा कि हम कुछ कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये डीसी है लेकिन प्योर डीसी नहीं है। इसको कौन सा डीसी बोलेंगे? यहाँ लिखा हुआ है पल्सेटिंग डीसी है। जब तक ये पूरा, ये सीधी लाइन ना मतलब मिलने लगे, ये प्योर डीसी है। ये जो ऐसे है, ये प्योर डीसी नहीं है। ये कौन सी डीसी है? ये कौन सी डीसी है? यहाँ लिखा हुआ है पल्सेटिंग डीसी। हेलो, यस सर। मेरी यस सर। आवाज सुन रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये पल्सेटिंग डीसी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इस पल्सेटिंग डीसी में से हम प्योर डीसी कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से अब फिल्टर का यूज करेंगे। फिल्टर के रूप में किस चीज का यूज करते हैं? कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो ये सर्किट है, यहां लगाएंगे एक कैपेसिटर। ठीक है, ये सही है। जो हम जितना बता रहे हैं उसको दिखा सकते हैं सीआरओ में, ये भी दिखा सकते हैं, ये भी दिखाएंगे। जब खोलेगा कॉलेज तो ये भी दिखाएंगे कि हमको जब हाफ वेव बनाते हैं तो हाफ वेव ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें लगाएंगे एक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर लगाते हैं। तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे? कैपेसिटर लगा दिए, यहां देखो, यहां लगाए हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर हम। इसको हम, अब देखो, अब हम जब कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या एक्शन रिएक्शन होगा? इसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, एक चीज और कोई बता सकता है कि एसी और डीसी में मेन अंतर क्या होता है?
एसी और डीसी में मेन अंतर क्या होता है? मेरी आवाज सुन रहे हो सब लोग? नहीं है सुन रहे हो फ्लो तो ऑफ भी बताओ इलेक्ट्रॉन्स यार। सर। दोनों यार, दोनों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है ना। सर एक में कांस्टेंट रहती है सर, एक में ऊपर नीचे होती रहती है। उसको क्या बोलेंगे? वही तो मेन अंतर तो यही है ना कि एक कांस्टेंट रहती है, एक परिवर्तित होती रहती है। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि एक में फ्रीक्वेंसी होती है, एक में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है? एक यस जो सर। कांस्टेंट होती है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और जो परिवर्तित होती रहती है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। आवृत्ति की परिभाषा पता है? नियत समय में किए गए चक्करों की संख्या उसकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो जब हम इसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं इस सर्किट में, तो होता क्या है? जब हम देखो, बिना कैपेसिटर के ऐसा दिखेगा। आप सीआरओ चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन जब कैपेसिटर लगा देंगे तो ऐसा दिखेगा। कैपेसिटर लगा देने पर ये सीधी लाइन दिखेगी। ठीक है? ये वाली लाइन। तो कैपेसिटर क्या करता है जो कि हमको प्योर डीसी मिलने लगता है? अब इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि जब कैपेसिटर को किसी एसी सर्किट में लगाया जाता है तो अपने अंदर से परिवर्तन होने वाले करंट के मान में परिवर्तनों का विरोध करता है? तो ये क्या करता है? अपने अंदर से एसी को क्या कर देता है? क्या करता है? एसी को पास कर देता है, डीसी को रोक देता है। कैसे? जब कैपेसिटर को लगाया जाता है एसी सर्किट में तो एक्सी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई एफसी। यही होता है ना भाई। कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो उपलब्ध मतलब करेगा ही। तो एक्सी बराबर 1/2 पाई एफसी। कैपेसिटर का कैपेसिटिव मान कुछ तो है, मान लो 10 माइक्रोफैरेड का ही लगा है। अब इसका कैलकुलेशन कर लो कि यदि ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड का लगा है और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है ना। यस सर। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लो कि 1/2 पाई एफ सी में एफ का मान कितना? एक मिनट। और 2 पाई का मान कितना? 3.14। यस। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50। कैपेसिटर हमने मान के चला है कि 10 माइक्रोफैरेड का है, 10 इंटू 10⁻⁻6। तो जो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या है? कुछ तो होगा, मतलब एचसी लो होगा, इंफिनिटी नहीं होगा। क्या होगा? लो होगा। तो जब सर्किट में रेजिस्टेंस लो होता है तो वो पास हो जाती है। अब क्या करता है? एसी को पास कर देता है, एसी निकल जाती है। ठीक। अब डीसी के लिए क्या होता है? डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? डीसी का फ्रीक्वेंसी, डीसी में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? कितनी होती है? नहीं पता है सर। नहीं पता? देखो यार, लिखते हैं हम। 0। डीसी में फ्रीक्वेंसी कहाँ होती है? तो उसको हम शून्य मानते हैं। तो अब जब हम इसको शून्य कर देंगे तो ये 1/, ये पूरा शून्य हो जाएगा। जब किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो वो पूरी वैल्यू शून्य हो जाती है। ये तो आपको भी पता होगा।
तो क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मतलब डीसी के लिए उसका जो प्रतिरोध है वो अनंत हो जाता है, डीसी को पास नहीं होने देता, डीसी यहां रुक जाती है। कहां रुक जाती है, कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी रुक जाती है और एसी निकल जाती है। तो जो, भाई देखो, जो वोल्टेज यहाँ होगा वही तो इसके पैरेलल में लगा है ना, तो वही यहाँ शो करेगा। तो जब कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर लगाने के बाद ये जो डीसी होती है ये प्योर डीसी हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, लेकिन कैपेसिटर लगाने के बाद तो ये ऐसी हो जाती है, लेकिन कैपेसिटर लगाने के बाद भी हम लोग क्या इसका यूज कहाँ करते हैं, कोई तो लोड में जोड़ते हैं ना, यहाँ जोड़ देते हैं एक आरएल, लोड रेजिस्टेंस। जब लोड रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ना, तब इसका जो आउटपुट होता है वो ऐसे नहीं होता, ये ऐसे हो जाता है, उसमें रिपल वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, मतलब जब लोड लगाते हैं तब ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई, भाई कैपेसिटर लगाने के बाद भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो एसी है वो निकल पास हो गया हो, कुछ तो एरर होने के कारण हो सकता है कैपेसिटर के ओवरलुक हो गया हो, जैसे नहीं होता कि अनजाने में चला गया। तो ये इसको बोलते हैं रिपल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? रिपल वोल्टेज। हाँ, इसको बोलते हैं रिपल वोल्टेज। तो ये ऐसे हो जाता है। इसके लिए फिर हम लोग अलग अलग प्रकार के फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। सामान्यतः हम लोग एक कैपेसिटर लगाते हैं, तो क्या होता है, तो जब हम इसका वो करते हैं ना फिल्टर, जब हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट होता है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, यदि 50 हर्ट्ज का इनपुट है तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज ही होगा। मतलब इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। इनपुट में एसी होता है और आउटपुट में डीसी होता है। इतना सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बात करते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का मतलब समझ गए कि हाफ वेव में क्या होता है? डीसी को पूर्ण रूप मतलब बदल नहीं पाता है इसमें। डीसी को पूर्ण रूप मतलब बदल नहीं पाता है इसी से। नहीं, हाफ वेव का किस मतलब कि ये एसी के आधे तरंग के लिए ही आउटपुट देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना? यस सर। अच्छा, अभी कितने लोग जुड़े, हम तो अटेंडेंस तो नहीं देख पाए कि कितने लोग जुड़े हैं। गोरेलाल सिंह निकल रहे हो, जुड़ रहे हो, निकल रहे हो, जुड़ रहे हो। सिद्धार्थ भी यही कर रहे हैं। आज बहुत कम अटेंडेंस है बालकों, क्या बात है? हाँ सर 15 लोग थे सर पहले। अब बीच बीच में 18 19, आज यश भार्गव चौबे नहीं आए हैं क्या? 18 लोग में एक तो पहले वो अपने मीडिया सेल वाले हैं। कितने लोग हैं अभी? हमको और ये सेल वाले को निकाल लो तो कितने लोग बचे?
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ 9 10 11 12। चलो चलो ठीक है, बाद में ये लोग पछताएंगे, ठीक है ना। लोग को न रुला दिए तो कहना कि इसमें गोरे लाल भी तुम भी सम्मिलित हो बेटा, घबराओ मत। कौन कौन नहीं है, ये लिस्ट बनाओ तो। इतना सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलो कोई बात नहीं, चलो। इसको ना हम लोग सीआरओ में देख सकते हैं, जितनी भी घटनाएं हमने बताया है आपको वो देख सकते हैं। अब देखेंगे तो कैलकुलेट तो उसी से करेंगे। इसको नापने के लिए हम लोग कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे? सीआरओ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यस सर। हाँ, तो चूंकि जब सीआरओ मेजर करता है तो कौन सी वैल्यू को नापता है? सीआरओ तो किस वैल्यू को मापता है? पीक वैल्यू को। सब भूल गए हो तुम। सीआरओ किसको नापता है? पीक वैल्यू को। और जो एनालॉग मल्टीमीटर है वो कौन सी वैल्यू को मापते हैं? आरएमएस वैल्यू को, ठीक है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जब इसको हम ऐसे सीआरओ से नापेंगे तो पीक वैल्यू नापेंगे, जो हमारा आएगा वो पीक वैल्यू होगा। लेकिन जब हम मल्टीमीटर या एनालॉग मीटर से नापते हैं तो वो आरएमएस वैल्यू को, कोई भी एनालॉग मीटर आरएमएस वैल्यू को नापता है। तो आरएमएस वैल्यू कितना होता है? VRMS बराबर होता है 0.707% ऑफ पीक बीपी। तो एक्चुअली ये होता है 0.707 इंटू बीपी। क्या होता है ये? VRMS, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो बीपी बराबर कितना होगा? पीक वोल्टेज बराबर कितना होगा? पक्षांतर कर लो यार, क्या भाई तू लोग एकदम में। VRMS बट्टे 0.707, ठीक है। तो अब इसको अभी आप क्या कर सकते हो? यदि आप इसको लिखो कि 1/0.707 इंटू VRMS, तो इसका आंसर आएगा 1.414 इंटू VRMS। तो अब 1.424 का मान होता है √2 इंटू VRMS। √2 का मान होता है 1.414। यही ना होता है? कोई सी को याद है √2 का मान कितना होता है? एक मिनट ऐसे देखो ना, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करके। 1/0.707 आया ना 1.414, देखो। तो ये बीपी बराबर हो जाएगा, बीपी बराबर √2 VRMS, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस। हाँ। अब
देखो, अब इसका एक संक्षिप्त विवरण देखा जाए कि जब इस डायोड में ये वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, मतलब साइन वेव अप्लाई करते हैं, और जब इस डायोड के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है तो कितना, मान लो यदि सिलिकॉन का बना है तो 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। 0.7 वोल्ट पे ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में, मतलब उसमें से कंडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड का कंडक्शन शुरू होता है, ठीक। और इसमें से करंट क्या होता है, करंट का प्रवाह होता है। अब कहीं कहीं पूछता है कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो करंट का प्रवाह बताइए और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बताइए। तो इसमें से करंट का प्रवाह कैसे होगा, एक कलर और चेंज कर लेते हैं। देखो, ये है करंट का प्रवाह, ठीक है, करंट का प्रवाह। दूसरा इसको ले लेते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, ठीक है। पहले पूछता है ये कि इसमें से आप करंट का प्रवाह भी दर्शाइए और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भी दर्शाइए। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो। और यहाँ रोशनी है क्या, रोशनी? नहीं सर, रेशमी रोशनी नहीं आई है सर। दोनों नहीं आई है? नहीं सर। ठीक, तो अगली बार हम इनको लोगों को बताएंगे भी नहीं, रिपीट भी नहीं करेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, या इस पे पहले इसी को और भी आगे देख लें, जो इसमें पढ़ लेंगे तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आउटपुट में डीसी लेवल का जो कैलकुलेशन होता है उसको पढ़ लेते हैं। कैलकुलेटिंग आउटपुट डीसी लेवल इन हाफ वेव रेक्टिफायर, ये मिटा देते हैं, मिटा देना जितना लिखे हैं। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस यस एक बार ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ना, तो बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म
अब देखिए, हमने आपको ये बताया कि ये इनपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। ये क्या है? आउटपुट है। आउटपुट। चलिए, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इसको ये डीसी है, लेकिन कौन सा डीसी है? ये कौन सा डीसी है? थोड़ा सा नाम लिखते हैं तो भी तो समझ जाना चाहिए कि क्या बताए थे। पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी है, ठीक है। अब दोनों में जो पल्सेटिंग डीसी का पीक वोल्टेज है वही इनपुट का पीक वोल्टेज है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इतना के लिए जो मान है वही तो ये मान होगा, यही तो हम बोल रहे हैं कि ये और ये मान बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। वही तो हम बोल रहे हैं, काहे नहीं समझ में आ रहा है? मतलब पल्सेटिंग डीसी का पीक और इनपुट का पीक का मान समान होगा। यदि आप ऑसिलोस्कोप में लगाएंगे तो इसको आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब जो उसका जो फॉरवर्डिंग वोल्टेज है डायोड का स्टेज, इस डायोड पे यदि वोल्ट मीटर लगाओगे तो यदि सिलिकॉन का है तो कितना वोल्ट होगा? सिलिकॉन का है तो 0.7 कितना वोल्ट। वोल्ट हो? 0.7 वोल्ट। गुड। 0.7 वोल्ट है तो इसको तो आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये फॉरवर्डिंग वोल्टेज तो स्टैंडर्ड है ही, ठीक है। यदि थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, यदि आप यहां वोल्टेज लगाओ इस ट्रांसफार्मर के पैरेलल और ये वोल्टेज है तो दोनों में थोड़ा अंतर होगा। कितना अंतर होगा? क्योंकि ये 0.7 जो मान लो यहां 12 वोल्ट है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी आउटपुट 12 वोल्ट है, तो जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 12 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट माइनस कर दो, जितना होगा वही रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्योंकि 0.7 वोल्ट के आसपास निकटतम, तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप कर दिया ना। ठीक है। यस सर। हाँ, चलो। तो इसका कैलकुलेशन तो यही है, जैसे हम अभी ये वाला बताए थे, मिटा दिए क्या? प्रैक्टिकली इसके बारे में जब हम लोग नापेंगे ना तो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना है, ठीक है। नहीं तो उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए तो वो भी कर सकते हैं। यदि अब हम रेक्टिफायर का डायग्राम बना रहे हैं, ये आपके एक न्यूमेरिकल टाइप हो जाएगा। ठीक है। अब इस सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना।
हाँ, तो ये आवाज सुन रहे हो मेरी सब लोग? मेरी आवाज जा रही है? यस यस हाँ, चले। तो ये एक ट्रांसफार्मर है जिसका आउटपुट 24 वोल्ट आरएमएस है। तो थोड़ा हमको इसका पीक वोल्टेज कोई बता पाएगा क्या? इसका पीक वोल्टेज कोई बता पाएगा? यदि जल्दी बता पाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। यस नो में जवाब दे दो बहुत जल्दी। नो नहीं बता पाओगे ना? चलो हम जी। बता देते हैं। जस्ट अभी 1 मिनट पहले हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? नोट नहीं किए होगे या स्क्रीनशॉट भी लेके नहीं रखे होगे? नहीं लिख के ना, VRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू BP। तो BP बराबर हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था। BP बराबर क्या? VRMS अपान 0.707। 24 में 0.707 से भाग दो, देखो कितना आता है। जल्दी भाग देके बताओ। 24 में 0.707 से भाग देके बताओ, क्योंकि ये हम अभी कैलकुलेशन हल करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे आपको। दो सौ 240.707। क्या? चौबीस में 0.707 से भाग दोगे तो 240 आएगा। क्या बात करते हो? रुको हम भी देख लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाई नहीं सर, 0.707 33 पॉइंट होगा। और 34 वोल्ट होगा। फिर क्या? कैलकुलेटर प्रॉपर यूज करो, गैजेट आप नहीं यूज कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपका पीक वोल्टेज होगा, क्योंकि जो हमारा मीटर नापता है वो क्या नापता है? आरएमएस वोल्टेज नापता है। ठीक है। यस चलिए, अब हमको क्या है ना कि जो ये हमने रेक्टिफायर बना रहे हैं, वो रेक्टिफायर में जो आउटपुट वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। तो इसमें जो डीसी होगी वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? चलो हम एक आसानी से बता देते हैं, उसके बाद फिर देखो इसमें वीपी कितना होगा? यदि इसको देखा जाए तो √2 इंटू VRMS होगा। ठीक है, होगा। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल जिसका आउटपुट है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आधे के लिए आउटपुट हो रहा है। तो 0.707 को 2 से भाग दो, देखो कितना आता है। 0.707 डिवाइडेड बाई 2 लगभग 0.35।